नाजरीन, खैर मकदम है आपका फोर्थ व्यू में। एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ इस वक्त के ताज़ा हालात लेकर। ताज़ा हालात ये हैं कि आज जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से अमेरिका की तरफ से बयानात आ रहे हैं, भारत की तरफ से हालांकि बहुत कम बयानात जो है वो सामने हैं, मगर चीन की तरफ से एक इम्पोर्टेंट बयान आया है। वो ये है कि ताइवान के सामने जिस तरह से अपनी फजाइया को वो इन्वॉल्व कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है, ये जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? मतलब जो है ये चीन एक इल्जाम लगा रहा है अमेरिका के ऊपर कि जो अलगाववादी हैं ताइवान के अंदर, उनको अ, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उनका हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यहाँ पर तनाव बढ़ाने की और रिहर्सल करने की कोशिश या कवायद जो है वो अमेरिका कर रहा है, जिससे यहाँ जो अलगाववादी लोग हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके, और चीन इस पर सख्त ऐतराज भी जाहिर कर रहा है। अब ये मसला सिर्फ यहाँ भी हो तो कोई बात नहीं है, मसला जो है वो थोड़ा और आगे बढ़ जाता है कि पोम्पियो द्वारा जो बयान दिया जा रहा है कि वो अपने फौजियों को साउथ चाइना सी यानी पैसिफिक में जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं। ये बात यहीं तक है कि इससे आगे पीछे भी कुछ और है। यूरोपियन यूनियन इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, भारत इस पर क्या रिएक्ट कर रहा है, चीन इस पर क्या रिएक्ट कर रहा है, और रशिया ने क्या कहा है। शायद इस खेल को समझने से आपको थोड़ा बहुत ये समझ आए कि बेसिकली हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। हम लोग पीस की तरफ जा रहे हैं, वॉर की तरफ जा रहे हैं, या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ी बहुत हम कोशिश करते रहेंगे अपडेट आपको देने की। पावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पावा साहब, खैर मकदम है आपका। थैंक और यू सर, अब शुक्रिया। सीधा सवाल है कि पोम्पियो के बयान को आप कैसे देख रहे हैं और उससे क्या नतीजे निकलने वाले हैं? सर, अभी आपने शुरुआत में दो तीन बातें कही। एक तो आपने कहा कि हमारा मीडिया या हमारी तरफ से कम बयान आ रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो भी बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है। हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ और कहते हैं, मंत्रालय कुछ और कहता है, और चीन में हमारे राजदूत ने आज कुछ और कहा है। तो इस क्या कहा? कंट्रोवर्सी की, चीन में क्या कहा है राजदूत ने? जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ना कोई हमारे यहाँ आया है, ना किसी ने हमारे यहाँ कब्जा किया है, जबकि चीन में जो हमारे राजदूत हैं मिस्टर मिस्त्री, हिज एक्सलेंस, उनका कहना था कि चीन को फौरन गलवान घाटी खाली कर देनी चाहिए और भारत की जमीन से बाहर निकल जाना चाहिए। इसका मतलब वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं चीन की धरती पर खड़े होकर कि चीन ने हमारी भूमि पर कहीं ना कहीं कब्जा किया है, या वो हमारे अंदर आ रहा है। और दूसरी आपने बात बताई वार एक्सरसाइज की, जो ताइवान में किए जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज तो सभी करते हैं, एक्सरसाइज हमने भी कल की है। हमारी भी हवाई सेना ने, वायु सेना ने और थल सेना ने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की है। नहीं, उसके वो जो दूसरी, देखिए देखिए दो बातें हैं। पावर साहब, हम नाजरीन को समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ चीजों को समझे। तो जो हमने एक्सरसाइज की है उसके मायने ये हैं कि हमसे पहले उसी इलाके पे बाकायदा भारी आर्टिलरी के साथ में, फजाइया के साथ में, तीनों सेनाओं ने जिस तरीके से चाइना ने अपने इलाके में एक्सरसाइज की थी, हमने अपने इलाके में एक्सरसाइज की है। तो ये तनाव तो चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ ताइवान को इससे कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ताइवान में जो अलगाववादी अंदर हैं, उन अलगाववादी जिन्हें हाँ, चीन कहता है, मैं और बताता हूँ सर। जैसे हमने एक्सरसाइज की, उन्होंने भी की, लेकिन उनकी तरफ से एकदम अचानक मीडिया में ये बयान आया कि उन्होंने S-400 वहां पर तैनात कर दिए हैं। सर, हमें उस चीज देख से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक आपने बात की अभी की एक्सरसाइजेस की हैं दोनों ने अपने अपने इलाके में, तो उसके साथ एक चीज आज आप ध्यान करें कि हमारे सामने वालों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेज कराया है कि उन्होंने सेना पर S-400 तैनात कर दिए हैं। हालांकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 400 का 800 भी कर दें, हम जब घुसकर मारेंगे तो घुसकर मार ही देंगे। दूसरी बात आपने कही कि आंतरिक, सुन लो, कि आंतरिक दखल अंदाजी।
तो जहां तक आंतरिक दखलंदाजी की बात है, ये तो सभी देश एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका यूरोप से अपनी सेना उठा के हमारे दरवाजे पे ले आए कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप लड़ें। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि पोम्पियो ने जो जर्मन से अपने फौजी उठाए हैं और वो उसको एशिया में ला रहा है, दक्षिण एशिया में ला रहा है, और उस एशिया में लाने के साथ चूंकि हम उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, क्वाड्स कंट्रीज के साथ हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी सेनाएं हमारी धरती पर बैठकर हमें सहयोग करेंगी। नहीं, देखिए बात क्या है, ये भी समझने की जरूरत है नाजरीन कि हर देश अपने अपने हिसाब से खबर को मॉडिफाई कर लेता है, अपने अपने हिसाब से खबर को चलाना चाहता है। खबर कुछ होती वही है खबर का, मगर हर देश के मीडिया में जाते ही उसका एंगल बदल जाता है। अब पावा साहब ने जो सवाल पूछा है कि ये जो मैं किस तरह से देखता हूं, तो देखिए मैं बड़ा सीधा बता दूं कि यहाँ एक काफी दिनों से एक तनातनी चल रही है अमेरिका के बीच में, नाटो के बीच में, और खासतौर से जर्मनी के बीच में। यहाँ अमेरिका जर्मनी पर इल्जाम लगाता है, प्रेशर बनाता है कि जर्मनी जो है वो नाटो का जो बेसिकली अलाई है, और उसके बाद वो इस तरह से ताकुज वो सुरक्षा नहीं कर रहा है जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यहाँ शीत युद्ध के दौरान उसने अपनी तत्परता दिखाई थी अमेरिका ने, अब वो ऐसा नहीं कर रहा है। इसलिए जो स्थिति है वो बदल रही है, और हमें अपने ही बूते पर यूरोपियन यूनियन को अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। वो अपने बूते पर हम सुरक्षा करेंगे, उसकी वजह ये कनेक्ट कहां से होता है वो समझ लीजिए। बेसिकली अमेरिका ने ये इल्जाम, ट्रंप ने सीधे ये कहा है कि नाटो का जो खर्च है, बेसिकली जर्मनी ने ये कहा है कि भाई नाटो का जो खर्च है पूरा, उसमें सहयोग जो है वो अमेरिका अब नहीं करने जा रहा है। और जो वो इल्जाम लगा रहा है कि नाटो पे जो खर्च होते थे उसको जर्मनी पे नहीं कर रहा है। तो दोनों के बीच में पेमेंट को लेकर जो है वो डिस्प्यूट है, खर्चों को लेकर डिस्प्यूट है, जिसके लिए अभी जो 36,000 सैनिक ऑलरेडी यूरोप में अमेरिका के थे, जहां से वो अपने 10,000 सैनिकों को पैसिफिक में डिप्लॉय करने के इरादे की और बातचीत कर चुका है। ये जो 36 में से अब 25,000 फिर भी यूरोप में बचेंगे, उसके बावजूद यहां पर एक बात जाहिर करना चाहता है जर्मनी कि हम अपने यूरोप की रक्षा खुद करेंगे। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने जिस तरीके से कोलिशन दिखाया है, अब ऐसी उम्मीद हम आगे अमेरिका से नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि नाटो कमजोर हो रहा है, नाटो बिखर रहा है, यूरोपियन यूनियन छटक रहा है और अमेरिका का साथ छोड़ रहा है। मगर उसके बावजूद जो पुरानी रणनीति के तहत चीन को रोकने के लिए तमाम, इसमें यूरोपियन बिजनेस भी शामिल है, अमेरिका का बिजनेस भी शामिल है, तो एक तरह से ट्रेड राहदारी, ट्रेड वॉर, इन सब चीजों को रोकने के लिए अमेरिका साउथ चाइना सी, इवन पैसिफिक एरिया में जो है वो अपने रसूख बढ़ाते हुए ये जो सैनिक है वहां से कम कर रहा है, क्योंकि वहां नाटो के साथ, यूरोप के साथ जो है वो अमेरिका के संबंध ट्रंप के चलते अच्छे नहीं है। तो ये जो एक मामला है कि सिर्फ हम ये मान लें कि वो सिर्फ हमारी मदद के लिए 10,000 सैनिक आ रहे हैं, या फिर वो भारत की धरती पर आएंगे, या फिर वो ऐसी जगह पे अपॉइंट होंगे जहां से भारत के हित जो है वो सॉल्व होते हों, मैं ऐसा अभी बिल्कुल नहीं मानता हूं। बल्कि मैं ये मानता हूं कि यहाँ ताइवान ताइवान के साथ साथ लगती हुई तमाम सीमाओं पर उस मोर्चे को खोलने के लिए अमेरिका जो है वो कोशिश करेगा कि इन सैनिकों की तैनाती भी किसी उन्हीं इलाकों में हो जहां ऑलरेडी इसके सैनिक अड्डे हैं। और इसमें जो हमारी सरहदों पर जो हमारा चीन के साथ एग्रेशन है, इसमें इनका कोई बहुत बड़ा रोल होगा, बाबा साहब मैं नहीं देख रहा हूं। हम अलबत्ता आपका इसमें कोई और मसला सवाल हो तो बात करेंगे। नहीं, मेरा तो सिर्फ एकमात्र यही सबसे बड़ा सवाल है जो मैं सोचता हूं कि जैसे अफगानिस्तान से चीन बाहर निकल गया, सॉरी अमेरिका बाहर निकल गया, और अमेरिका ने कोशिश की कि वो अपनी प्रॉक्सी जो फोर्सेस हैं, चाहे वो काला पीला पानी था या कोई भी था, तो वो अपनी प्रॉक्सीज को वहां पे सेटल कर दे। लेकिन जो आने वाली हुकूमत है अफगानिस्तान की, उसने भी वो एक्सेप्ट नहीं किया, लिहाजा उनको सभी को पूरा वॉश आउट होना पड़ा।
तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिका दक्षिण एशिया में से एकदम बाहर निकल जाए। इससे पहले पाकिस्तान अमेरिका को हरी झंडी दिखा चुका है, थैंक यू बाय बाय बोल चुका है, और पूरे तरीके से कल के बयान से भी जो इमरान खान ने दिया अपनी संसद में, उससे भी यही स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो संबंध था, कोalition था, वो खत्म हो गया और पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन के पाले में आ गया। तो ऐसे में अमेरिका को दक्षिण एशिया में अपना कोई तो टिया टिकाना चाहिए, उसको तो चीन को रोकने के लिए चाहिए। आप ये मानते हैं कि जो मैं संदेह करता हूं कि ऐसा तो नहीं है इस बहाने से अमेरिका अपना अड्डा हमारे यहाँ लगा लेगा, क्योंकि हम पहले कौम कासा जैसी 3 संधियों से इससे बंध चुके हैं। देखो, अगर अगर पावा साहब ऐसा होता भी है तो इसमें हर्ज क्या है? इसलिए क्यों हर्ज नहीं है? जैसे आपने कहा कि चाइना ने S-400 जो है, जैसे खबर आ रही है, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता हूँ, आपके अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि S-400 जो है, ये तो है कि पिछले साल S-400 रशिया ने चीन को जो है वो डिलीवर कर दिया था। आपके हिसाब से S-400 सीमाओं पर तैनात कर दिया गया है। तो ये अगर वो इधर उधर से तैनात हो चुका है तो इसका मतलब ये माना जाए कि रशिया ने जो कुछ भी हमारे साथ डील की है वो चाइना के साथ अपने हितों को देखते हुए हमारे साथ S-400 की डिलीवरी में देरी करेगा। और ये जो तनाव है इसमें चूंकि हमारी तरफ से भी रिहर्सल है, उसकी तरफ से भी है, बयान भी आप देख रहे हैं किस तरह के आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर अमेरिका हमारे साथ आज, चूंकि रूस चीन के साथ अगर ज्यादा दिखाई दे रहा है, घनिष्ठता दिखाई दे रही है, मीडिएशन में जिस तरह पहले एक्टिव होता था इस तरह नहीं हो रहा है, तो अमेरिका किसी ना किसी के तो साथ हमें भी जाना पड़ेगा। और चूंकि अमेरिका भी जो है वो यूरोपियन यूनियन में अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है, पड़ता जा रहा है अपनी जिद की तरह वजह से, और गल्फ में से भी एक आखिरी खेल चल रहा है अमेरिका के साथ में। तो ऐसे में अगर वो अमेरिका भारत के साथ आ जाता है और इस वक्त चीन जैसे जो है वो ताकतवर देश के खिलाफ हमारा साथ देता है, तो इसमें हर्ज क्या है? सर यहाँ थोड़ा सा फर्क है आपकी और मेरी सोच में। आप कह रहे हैं कि अमेरिका अगर भारत का साथ देता है, जी और मैं कहता हूं कि अगर भारत अमेरिका का साथ देता है, ये एक माइनर सा पतला सा फर्क है। देखिए देखिए देखिए, आपका मतलब ये है कि जो ताइवान में, हांगकांग में और जापान के सामने वाले इस साउथ चाइना सी के पूरे कॉरिडोर को, फ्रीडम कॉरिडोर में, उसमें हम जो है वो अमेरिका का साथ नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें हमारे भी हित है। और हमारा जो बेसिकली ओपन कॉरिडोर, जो सी की बात हम करते हैं, फ्रीडम कॉरिडोर की, तो उसमें तो हमारा प्रॉपर हित है। क्योंकि ये तो तय है, जब हमने ये ट्रीटी साइन कर ली थी, जब हमने रूस और चीन की जो स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर था उसमें हमने अमेरिका के साथ कर लिया था, तो वाजह था कि हमें अमेरिका के साथ इस रणनीति में रहना चाहिए। अमेरिका में एक, अगर S-400 की हम बात करें, तो मुझे लगता है कि अगर बहुत अच्छे, हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी के अच्छे संबंध हैं थाड़ और इजराइल से, तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। आयरन डोम जैसा जो है S-400 से ज्यादा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे के अंदर डिप्लॉय हो सकता है। तो इसमें आप जो है क्यों चाहेंगे कि चीन जो है वो भारत पर S-400 के सहारे हैवी हो जाए? हालांकि नासिर, मैं आपको बता दूं कि महानगर एक अखबार में मैंने 2015 में बाकायदा लिखा था एक लेख, और शायद मैं इसमें आपको उसकी कटिंग जरूर दिखाऊंगा। एक उसके अलावा इनाडू, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा, जिसका ईटीवी और ईटीवी भारत तो अभी भी चल रहा है, ये नेटवर्क 18 भी पहले उन्हीं का होता था, उनके मैंने बाकायदा एक अपना आर्टिकल उस वक्त लिखा था जिसमें ये बताने की कोशिश की थी कि S-400 की हमको सख्त जरूरत है और चीन इसको पहले प्राप्त कर चुका है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमारे पास बेटर ऑप्शन ये है कि हम आयरन डोम और आयरन डोम के साथ साथ थाड़ जैसी इंस्टॉलेशन को, क्योंकि जो हमने दावे किए हैं, जो हमने बातें की हैं, इजराइल हमारे साथ खड़ा है, मुझे लगता है कि हेल्प आ सकती है। बाबा साहब की बात से मैं इतफाक नहीं करता हूँ कि हम उनके साथ, के वो उनके साथ, मेरे ख्याल से इस पे हम बहुत पहले लेख लिख चुके हैं। अब वार में आने के बाद इसका कोई मतलब नहीं है। तो पावा साहब, आप ये देख रहे हैं कि जो है फाइनल वर्ड आप क्या देना चाहेंगे इस वक्त की सूरत हाल को जो चल रहा है? नहीं, मैं तो यही देना चाहूंगा कि किसी भी कंडीशन में, आप कह रहे हैं कि हमारी राहदारी में हमारा बिजनेस बेनिफिट है, सब कुछ है,
वो सब अपनी जगह है, लेकिन मेरे देश की जमीन, मेरे घर की जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, वो बचाना सबसे पहली जरूरत है। उसके बाद ही बाकी हमारी राहदारी है, हमारी दुकानें हैं, हमारे बिजनेस हैं, हमारे कारोबार हैं। मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि अमेरिका हो, चीन हो, इजराइल हो या दुनिया का कोई भी देश हो, किसी दूसरे देश की फौज के बूट हमारी धरती पर पड़े। हमारी जमीन पहले है, हमारा हक पहले है, उसके बाद बिजनेस है, उसके बाद कारोबार है, उसके बाद राहदारी है, या जो भी कुछ आप कह सकते हैं, कर्जा लेना है, देना है, फाइनेंशियल्स है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो आपको कोई फाइनेंशियल। शक है, आपको कोई शक है कि हम जो है हमारी जो सीमाओं पर जो इस वक्त चल रहा है लद्दाख में, यहाँ पर जो है वो जो उनको डिफीट देने हम जा रहे हैं, उस पर आपको कोई शक है? देखिए साहब, मैं कोई भावनात्मक बातें नहीं करता, मैं जज्बाती आदमी नहीं हूँ, और न मैं इस तरीके की जबानी जमा खर्च और किताबी जमा खर्च में यकीन रखता हूँ। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, सीधा सीधा गांव वाला। मुझे तो ये चाहिए कि मेरे फसल क्या आई है, मेरे खेत में क्या नजर आ रहा है। जो मुझे मेरे खेत में नजर आएगा, मैं तो उसी को स्वीकार करूँ, चाहे ठीक है, वो गलवान हो। पवन साहब, ठीक। जी जी जी, ठीक है। इस वक्त प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बात जो हमने एक एनालाइज करने की कोशिश की है कि अमेरिका यूरोपियन यूनियन से फौजें कम करना, अमेरिका के साथ सुरक्षा को लेकर यूरोप के तनाव भी एक हिस्सा है। और उसके बाद जो है आप ये मान सकते हैं कि आगे जो सूरत हाल बन रही है वो तनाव की तरफ जा रही है, चाहे साउथ चाइना सी हो, ताइवान का सामना हो, डोकलाम हो, ये माफ कीजिएगा लद्दाख हो, और तमाम पाकिस्तान के साथ भी हमारी मिलती हुई सरहदों पर खतरे बढ़ रहे हैं। इन तमाम के छोटे छोटे पहलुओं को हम डिस्कस करते रहेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आती चली जाए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और अगले प्रोग्राम का इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह हम फिर इससे रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स होंगे वो आपके साथ रखेंगे, आपके सामने रखेंगे। बाकी हमारा काम एनालाइज करना है, वो एनालाइज करेंगे। जो कुछ चल रहा है हम उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। हमारा काम सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, वो हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।